तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक अच्छा सा बोरिंग वीडियो बनाने के लिए। लास्ट दिन हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक अच्छा सा हेडिंग तो बनता है, तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर आज हम लोग सीखने वाले हैं टॉर्क के बारे में। अब टॉर्क के बारे में बेसिक आइडिया आप लोगों से जानना तो चाहिए, बट इस वीडियो में इंटरैक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो हम खुद ही से इंटरैक्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली स्टूडेंट के मन में होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट को अगर मुझे ट्रांसलेशनल मोशन में लाना हो, तो इस केस में हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लो एक चेयर है, अगर वो चेयर बहुत भारी है तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा पुश फोर्स अप्लाई करूंगा, सो इट विल मूव आइदर इन अ स्ट्रेट पाथ और इट विल मूव इन अ कर्व्ड पाथ और मे बी इट कैन मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो फोर्स अप्लाई करने से जनरली कोई भी एक बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में आता है। तो किसी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए मुझे कैसा फोर्स अप्लाई करना चाहिए, और मैंने यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों लिखा है, चलो समझते हैं। मान लो मेरे पास एक ऐसा पेन है, इसके ऊपर मैं अगर फोर्स अप्लाई करूं तो ये रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट कर रहा है। मैं फोर्स कहां पे अप्लाई किया, मैंने इस पॉइंट को फिक्स रखा और फ्री एंड पे फोर्स अप्लाई किया तो ये रोटेट किया। दैट मीन्स किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए आपको फिक्स्ड पॉइंट पे नहीं, फ्री एंड पे फोर्स अप्लाई करना होगा। तो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग यूनिफॉर्म मान लेते हैं। अगर मैं इसका एक पॉइंट को फिक्स करूं, दिस इज एक्चुअली द फिक्स्ड पॉइंट, ओके। तो इस पॉइंट को हम लोग नाम देंगे कि इसका नाम पिवोटेड पॉइंट है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये बॉडी रोटेट करेगा। अगर आप इसमें फ्री एंड पे फोर्स अप्लाई करोगे F, एंड फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसका डिस्टेंस मान लेते हैं R। क्या आपको पता है कि जहां पे आप फोर्स अप्लाई करते हो उस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ एक्शन, क्योंकि वो एक्शन लेने वाला पॉइंट है जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, मजाक था वैसे। पॉइंट ऑफ एक्शन का मतलब है द पॉइंट वेयर यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट इट। तो अगर रोटेट करेगा, ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को, अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो इसका क्या कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है? पेन तो आपके पास भी है, खुद करके देखो। किसी भी बॉडी को अगर मैं रोटेट करवाता हूं तो उसका कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकता है क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक ऐसा फिक्स्ड इमेजिनरी एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट में ये रोटेट कर रहा है। ध्यान से समझो इस चीज को, कहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करवाना चाहिए। ऑब्वियसली हमारा जो पिवोटेड पॉइंट है, इसके थ्रू अगर एक इमेजिनरी एक्सिस हम लोग मान ले, उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है। दैट मीन्स हमें ऐसे डायग्राम को मॉडिफाई करना चाहिए। दिस शुड बी आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, वी कैन से दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या है। टॉर्क यानी कि मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब जो फोर्स आप एक बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हो एंड इट कॉजेज द रोटेशन ऑफ इट। मतलब मुझे टॉर्क के एक्सप्रेशन में लिखना चाहिए द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। ध्यान रखना कि आप फोर्स ऐसी जगह पे अप्लाई करो जहां से ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो। अगर ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है तो आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे और एक घूमने लगेगा। कैसे बता रहा हूं मैं ये सब चीज? मान लो कि आपके घर के दरवाजे में जो हैंडल लगा हुआ है, वो हैंडल अगर बहुत पास होता है यहाँ पे, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होता टू रोटेट दैट डोर। पर वो हैंडल फ्री एंड पे है, एकदम साइड में नहीं होता, थोड़ा अंदर की तरफ, ताकि वो मतलब आप लोग कभी कभी बहुत जोर से धक्का देते हो ना, मान लो कि ऐसा इतना जोर से धक्का दे दिया कि हैंडल टूट गया, तो थोड़ा अंदर की तरफ होता है, तो वहां पे आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे एंड इट विल रोटेट। तो ताकि आपको ज़्यादा टॉर्क मिले, वो हैंडल
या फिर जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ एक्शन होना चाहिए वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है। तो टॉर्क के बेसिक एक्सप्रेशन में कौन से दो फिजिकल क्वांटिटीज होने चाहिए? द फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने क्यों लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? क्योंकि जिस तरफ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो ये रोटेट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये पेन है, अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं देन इट इज रोटेटिंग। अगर थोड़ा एंगल में फोर्स अप्लाई करूं तो भी हो सकता है, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में हम लोग एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। बट अगर मैं फोर्स ऐसे अप्लाई करूं, ऐसे इस तरफ से खींच रहा हूं, कभी भी ये रोटेट नहीं करेगा। या फिर मान लो मैं इस तरफ से धक्का लगा रहा हूं तो कभी भी ये रोटेट नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी आप फोर्स अप्लाई करो टू रोटेट अ बॉडी इट शुड बी परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। इतना तक समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए? इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ये परपेंडिकुलर साइन है, मैंडेटोरी नहीं है कि हर बार आप दो। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो सिंपल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ऐसा भी लिख सकते हो। मैं इसके वेक्टर फॉर्म में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग नहीं समझोगे। उस साइड में चले क्या? उस साइड में चलते हैं, उसमें हम लोग रिप्रेजेंट आई थिंक कर लेंगे। हाँ, तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या जानते हैं? मान लो ये हमारा 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक पार्टिकल के लिए बताते हैं, रॉड यहां पे नहीं लाते हैं। सपोज देयर इज अ पार्टिकल, यहां पे एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम है ए। फ्रॉम द ओरिजिन इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? ओहो, थोड़ा साइड में चला गया। मेरा ड्राइंग तो पता ही है तुम लोगों को, इतना बकवास ड्राइंग है, कभी भी एक जगह पे नहीं जाता। हाँ, ये हमारा पोजीशन वेक्टर दैट इज ऑफ आर। मान लो कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, वी कैन से दैट दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा। ये परपेंडिकुलर जैसा बन गया क्या? ओहो, परपेंडिकुलर हम नहीं बता रहे हैं, किसी को गलतफहमी ना हो जाए कि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा इरेज करना चाहिए, ये पॉइंट को हटा देते हैं, ये डायग्राम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। तो मान लो इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अब ठीक है ना? तो रेडियस, सॉरी, ये पोजीशन वेक्टर को अगर मैं एक्सटेंड करूँ, सो वी कैन से दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा। ये थीटा क्या है? दिस इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर, सॉरी, इसका एक्चुअली हम लोग वो जब ऐसे अपने सर्कुलर पाथ में मूव करता है तब वो एक्चुअली रेडियस होता है ना, इसीलिए हम लोग इसको कभी कभी रेडियस वेक्टर भी कह सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप पोजीशन वेक्टर कह लो। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। अगर मैं इस फोर्स को इस तरीके से ट्रेस करूं, थोड़ा सा बैक साइड में ट्रेस किया और ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया, तो क्या मैं बता सकता हूं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल? जरूर बता सकता हूं। यहां पे जो आर वेक्टर मैंने लिखा तो उसको उस साइड में लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग बाद में कंफ्यूज हो सकते हो। दिस इज एक्चुअली द रेडियस वेक्टर और वी कैन से द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये किसके रेस्पेक्ट में है? वो पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन वेक्टर का दो कंपोनेंट होना चाहिए, वन शुड बी द परपेंडिकुलर। ये तो परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, तो इट शुड बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एज आर साइन थीटा एंड दिस इज द बेस कंपोनेंट आर कॉस थीटा। अच्छा, आर कॉस थीटा और फोर्स दोनों तो सेम लाइन बराबर काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मुझे इस बॉडी का, मान लो इस जगह पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, आर कॉस थीटा और एफ
एक ही डायरेक्शन में काम करने का मतलब है आप इसको ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और चाह रहे हो कि ये रोटेट कर जाए. इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन दिस वे और इन दिस वे, इट विल नॉट रोटेट. तो आर कॉस थीटा की वजह से कोई भी रोटेशन नहीं होगा. अगर यहाँ पे फोर्स है सो वी रिक्वायर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट. कौन सा है वो? दैट इज ऑफ आर साइन थीटा. तो इसके टॉर्क के एक्सप्रेशन में क्या होना चाहिए? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मुझे लिखना पड़ेगा टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू एफ इंटू ऑफ आर साइन थीटा. मतलब हम लोग कह सकते हैं आर एफ साइन थीटा. जब आप लोग ऐसा साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिखो, गलती से भी वेक्टर का साइन नहीं आना चाहिए. इसके बाद वेक्टर के रेस्पेक्ट में समझते हैं. तो अगर हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है. तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टॉर्क का डायरेक्शन निकालने का रास्ता है, you just align your right hand along that position vector, then just rotate in that anti-clockwise direction. इसमें रोटेशन जिस डायरेक्शन में होगा उस तरफ अपने हाथ को ऐसे रोटेट करना है. and your thumb will give you the direction of the torque. फिर से बताता हूं, अगर मान लो ये हमारा रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल है, अलाइन योर हैंड अलोंग दैट वेक्टर, देन जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना हाथ मूव करो. वो जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यू हैव टू जस्ट कर्ल योर फिंगर्स इन दैट डायरेक्शन ओनली. देन आपका थंब बताएगा कि किस डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई हो रहा है. इस केस में अगर हम लोग देखें, द टॉर्क इज अप्लाइड ऑन दिस डायरेक्शन. कैसे पता चला सर आपको? टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा ये रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होना चाहिए. ध्यान रखना कि जब भी आप टॉर्क का डायरेक्शन बताओ, इट शुड बी परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल. तो हमें जब यहाँ पे आर एफ साइन थीटा मिल गया, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग बेसिक फॉर्मूला सीखा है कि लाइक ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, अगर ए बी साइन थीटा हो सकता है, सो आई एम सेइंग टॉर्क टाउ इक्वल्स टू ऑफ आर एफ साइन थीटा. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर. दिस इज द रिलेशन. ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना कभी नहीं आएगा कि बताओ डायग्राम ड्रॉ करके कैसे होता है टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. ये समझाने के लिए था, इससे न्यूमेरिकल्स आता है. इस चैप्टर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाता है. पूछा जाएगा तो जैसे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज, कुछ एग्जांपल्स जिसका सेंटर ऑफ मास आपको बताना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है. यही इतना ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. बाकी इस चैप्टर से मेनली हम लोग डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स को टारगेट करते हैं. तो अब तक अगर कोई भी दिक्कत है तो कृपया करके मुझे क्लास में ज़रूर बताया जाए. इसके बाद सोच रहा हूँ कि एक बार क्रॉस प्रोडक्ट बता ही दूँ. बताया जाए, बता देते हैं. कोई कोई बच्चा है कि भूल चुका है, इतनी मर्तबा सिखा चुके हैं, बट फिर भी जब भी पूछा जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करो, हमेशा एग्ज़ाम कॉपी में अगर हम लोग 52 कॉपीज़ चेक करते हैं, उसमें से अप्रॉक्स हमें 35 कॉपीज़ या 40 कॉपीज़ में डॉट प्रोडक्ट के जगह, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट के जगह पे डॉट प्रोडक्ट मिलता है. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. छोटा सा क्वेश्चन देख लो. अगर हम लोग मानते हैं कि एक क्वेश्चन बना ही देते हैं. अ पार्टिकल, जल्दी जल्दी, अ पार्टिकल P इज लोकेटेड, एक सेकेंड मुझे एक बार टाइम देखना है, दूसरा क्लास है 5:36. चलो ठीक है. A particle P is located at point 1, 2, 3.
इफ अ फोर्स ऑफ, ये क्या डिस्टर्बेंस आ रहा है, आई थिंक ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। इफ अ फोर्स ऑफ 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ इज अप्लाइड on it, find the magnitude and direction of torque. Find the magnitude and direction of torque. तो मुझे टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ओके तुम लोग तो ये भी कॉपी कर लोगे, छोड़ो, ये आंसर है, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। तो पोजीशन वेक्टर मुझे निकालना पड़ेगा, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, अ पार्टिकल पी इज लोकेटेड एट पॉइंट इतना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज आर वेक्टर। कैसे लिखते हैं, उसका कोऑर्डिनेट, ये उसका x, y एंड z है। तो x वाला पार्ट मतलब 1 इंटू ऑफ आई कैफ प्लस y वाला पार्ट मतलब 2 इंटू ऑफ जे कैफ प्लस z वाला पार्ट 3 इंटू ऑफ के कैफ। क्योंकि यहाँ पे x वाला पार्ट 1 है तो इसीलिए मैंने 1 नहीं लिखा, आई जस्ट हैव रिटन ओनली आई कैफ। नाउ फोर्स का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, तो हम लोग लिखेंगे दैट फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू ऑफ 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। हमें निकालना क्या है, टॉर्क। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू ऑफ r क्रॉस f। तो हम लोग को पता है कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लोग को ऐसा मॉड लेना चाहिए उसके अंदर, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, उसका कोएफिशिएंट, मतलब यूनिट वेक्टर्स का कोएफिशिएंट क्या क्या है। आई कैफ का कोएफिशिएंट है 1, जे कैफ का कोएफिशिएंट 2, के कैफ का कोएफिशिएंट है 3। उसके बाद फोर्स का कोएफिशिएंट क्या क्या, फोर्स में यूनिट वेक्टर्स का कोएफिशिएंट क्या क्या है ना, 2, 3 एंड 4। अगर माइनस साइन रहा तो आपको माइनस साइन यहाँ देना पड़ेगा। इसके बाद रूल क्या कहता है, वेन एवर यू विल डू द क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैफ आप पहले लिखो, उसके बाद गिव अ ब्रैकेट, देन आप इस कॉलम को हाइड करो। मैंने इस कॉलम को हाइड किया, करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है, 2, 3 और नीचे ये 3, 4। यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, 2 इंटू 4 पहले करना है, इट विल गिव यू 8, गिव अ माइनस साइन, then 3 into 3 that should be of 9। पहला, यहाँ पे गलती से ऐसा ऐसा आ गया है, आई एम ट्राइंग टू इरेज देम। ओके, समझ में आया। पहला लेफ्ट से राइट, देन माइनस साइन दे दो, देन राइट से लेफ्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर द केस ऑफ जे, मैंने यहाँ पे आई कैफ क्यों लिखा, क्वेश्चन तो तुम लोग का आता नहीं है। मैंने आई कैफ वाला कॉलम हाइड किया एंड आई एम मल्टीप्लाइंग जे इंटू के। क्रॉस प्रोडक्ट में तुम लोग इतना ध्यान रखना कि आई क्रॉस जे का मतलब क्या होता है, दैट इज ऑफ के कैफ। जे क्रॉस के का मतलब क्या होगा ना, आई कैफ, एंड के क्रॉस आई का मतलब क्या होगा ना, दैट इज ऑफ जे कैफ। इतना आसान है, टफ तो है ही नहीं। नाउ अब सेकंड वाले कॉलम को हाइड करेंगे तो आई एम मल्टीप्लाइंग आई एंड के। आई क्रॉस के क्या होगा, अगर के क्रॉस आई इज जे कैफ तो आई क्रॉस के क्या होना चाहिए, बोलो। के क्रॉस आई इज जे कैफ तो आई क्रॉस के शुड बी ऑफ माइनस जे कैफ। आपने अगर क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज किया, अगर आप के साथ आई को मल्टीप्लाई करके आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, इफ यू आर रिवर्सिंग, इफ यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन, देन यू हैव टू गिव अ माइनस साइन। इसका रीजन है, ऑब्वियसली इसका रीजन है
मैं बताता हूँ, कहाँ पे बताऊँ, जगह भी तो नहीं है। उफ, यहाँ पे आंसर को हटा के बताना पड़ेगा। ये आई कैफ, ये जे कैफ और ये के कैफ। मैं कर रहा हूँ के क्रॉस आई। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, तो के क्रॉस आई, जब मैं के साथ आई का प्रोडक्ट निकालूंगा, आई एम गेटिंग जे कैफ, करेक्ट। बिकॉज हम लोग ऑर्डर ऐसे लेते हैं, वेन एवर यू विल डू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई क्रॉस जे, यू आर गेटिंग के कैफ। वेन एवर यू आर डूइंग जे क्रॉस के, यू आर गेटिंग आई कैफ। सिमिलरली वेन एवर यू आर गोइंग फॉर के क्रॉस आई, यू विल गेट जे कैफ, ठीक है। बट अगर आप इस तरीके से लोगे, इफ यू आर गोइंग फॉर आई क्रॉस के, इफ यू आर गोइंग फॉर आई क्रॉस के, मतलब आपने डायरेक्शन चेंज किया, यू हैव चेंज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस केस में आई क्रॉस के विल गिव यू माइनस जे, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हम लोग एक डायरेक्शन को पकड़ते हुए कर रहे हैं। अगर आप वो ऑर्डर चेंज करते हो, देन यू हैव टू गिव द माइनस साइन। सो सेकेंड वाले कॉलम को अगर मैं हाइड करूं, सो आई एम मल्टीप्लाइंग आई क्रॉस के, सो आई हैव टू गिव अ माइनस जे कैफ। उसके बाद 1 into 4 that will become 4 minus of 3 into 2 6। समझ में आ रहा है। इसके बाद लास्ट वाले कॉलम को हाइड करेंगे। सो आई एम जस्ट डूइंग फॉर आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे इज हाउ मच? आई क्रॉस जे इज के कैफ। सो इसीलिए हम लोग प्लस के कैफ लिखते हैं, इसीलिए हम लोग प्लस के कैफ लिखते हैं। एंड इट इज लाइक 1 into 3 that will become 3 minus of 2 into 2, okay, that will become 4। तो आपको क्या मिलना चाहिए? इट विल बी लाइक 8 minus 9 मतलब माइनस आई कैफ, उसके बाद 4 minus 6 मतलब प्लस 2 जे कैफ एंड माइनस ऑफ के कैफ, ठीक है। ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कोई भी दिक्कत है बताना। क्रॉस प्रोडक्ट भी हो गया। अब क्या सिखाना चाहिए? तो ये वाला टॉपिक खत्म हो जाने के बाद हमें लगता है कि एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट कर देना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोगों को लीनियर मोमेंटम के बारे में पता है? लीनियर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मान लो कि मेरे पास एक बॉल है, मैं उस बॉल से कैच खेल रहा हूँ। एक पर्सन वहाँ पे है, मैं उसके ऊपर ऐसे बॉल को थ्रो किया, उसने कैच किया। अब बॉल का वेलोसिटी बहुत कम था, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से थ्रो किया, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि बॉल का मोमेंटम बढ़ चुका है? मोमेंटम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मोमेंटम का मतलब है कि उसके मास के साथ साथ उसका वेलोसिटी भी हमें देखना पड़ता है कि कितना ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज किया है। अगर किसी भी पार्टिकल का आपको मोमेंटम चाहिए, देन यू हैव टू कंसिडर बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मैंने जो एग्जांपल दिया उस केस में हम लोग मास को तो चेंज नहीं कर सकते, बट इफ़ वी चेंज द वेलोसिटी, मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज p वेक्टर इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, राइट। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो हमें अभी पढ़ना चाहिए एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज यूज्ड इन ट्रांसलेटरी मोशन, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में लगता है। बट ऐसा नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मुझे लीनियर मोमेंटम नहीं चाहिए। इफ आई हैव टू एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम, आई नीड द लीनियर मोमेंटम। अगर उसके पास लीनियर मोमेंटम नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कहां से निकलेगा? नाउ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज एक्चुअली कैपिटल। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है? मान लो कि एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक छोटा सा पार्टिकल है जो रोटेट करेगा. दिस इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन. वी कैन कंसिडर दैट द पार्टिकल विल मूव इन दिस पाथ. वह ऐसे कर्व्ड पाथ में रोटेट करेगा, बट ऐसे कर्व्ड पाथ में वो रोटेट करेगा. सॉरी, मेरा डायग्राम तो तुम लोग जानते ही हो कितना खराब होता है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा सा कर्व्ड पाथ में बना पाऊँ, बट नहीं बन रहा है. ओके, थोड़ा बहुत चल जाएगा. तो हम लोग कंसिडर करते हैं दिस इज एक्चुअली द रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. दिस इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथ. इट विल बी अ सर्कुलर पाथ. तो उस सर्कुलर पाथ का ये रेडियस है. ठीक है. तो अगर मैं कंसिडर करूं कि ये पार्टिकल मोशन में है, दैट मीन्स उसके पास वेलोसिटी होगा. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे ड्रॉ करना होता है? आई हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा. तो मोमेंटम का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट इन दिस वे, दैट शुड बी पी वेक्टर. तो रेडियस वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इस मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेक्टर को भी हम लोग पीछे से एक्सटेंड कर सकते हैं. हम लोग थोड़ा अच्छे से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. हाँ, तो हम लोग कंसिडर करेंगे यस दैट ये एंगल अगर थीटा है तो दिस शुड बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा होगा. तो रेडियस वेक्टर का हमें दो कंपोनेंट मिल जाएगा. ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दिस साइड will represent the perpendicular component of the radius vector and it will represent the base component of radius vector. अगर किसी भी बॉडी को मुझे रोटेट करवाना है तो टॉर्क अप्लाई करना होता है. टॉर्क हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम जब आप फाइंड आउट करोगे, सो लीनियर मोमेंटम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगना चाहिए. तो दैट मीन्स मैं कहना क्या चाहता हूँ कि लीनियर मोमेंटम के साथ ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रेडियस वेक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए टू गेट द एंगुलर मोमेंटम. जैसे कि टॉर्क वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए जो टॉर्क लगता है उसमें फोर्स के साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दैट रेडियस वेक्टर हम लोग लेते हैं, लाइक आर एफ साइन थीटा. इस केस में भी बिना टॉर्क अप्लाई किए ये रोटेशन में नहीं आता है. इसके ऊपर ऑलरेडी टॉर्क लगा है, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है. अगर इस डायरेक्शन में इसका लीनियर मोमेंटम लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम के साथ आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ रेडियस वेक्टर मल्टीप्लाई करना चाहिए, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इस केस में डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेम प्रोसेस से फाइंड आउट होता है. मान लो कि ये जो रेडियस वेक्टर मैंने ड्रॉ किया उसी डायरेक्शन में आपको अपना राइट हैंड ऐसे एक्सटेंड करना है. जिस तरफ लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना हाथ का उंगली कर्ल करो एंड इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम. दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए. दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर. ये आर के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ओके, मान लो ये बॉडी है, इसी डायरेक्शन में अगर लीनियर मोमेंटम चेंज करूं कभी भी रोटेट नहीं करेगा. आई हैव टू चेंज द मोमेंटम इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ना, तब ना वो रोटेट करेगा. तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू द लीनियर मोमेंटम p एंड दिस r sin थीटा, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. तो r sin थीटा, सॉरी, जब तुम्हें sin थीटा लिखोगे ये वेक्टर का साइन नहीं देना है. r sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय p. p का मतलब क्या है? मास इनटू वेलोसिटी. तो हमें लिखना चाहिए mvr sin थीटा, दैट इज एक्चुअली l. अब देखो कि अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम एक पार्टिकल का मोमेंटम इस तरीके से चेंज कर रहे हो कि विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस वेक्टर मोमेंटम इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. मतलब रेडियस वेक्टर और मोमेंटम के बीच का ये जो एंगल थीटा है अगर ये 90 डिग्री हुआ
समझ में आ रहा है ना? ये थीटा, दिस इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द लीनियर मोमेंटम p एंड द रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है। मैंने बस रेडियस वेक्टर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री L शुड बी इक्वल्स टू mvr। ये एक अच्छा फॉर्मूला है, बहुत जगह पे काम आता है। अगर आप v के जगह पे r ओमेगा पुट करो, लास्ट दिन हम लोगों ने निकाला था एंगुलर वेलोसिटी, याद है? एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू v बाई आर, लीनियर वेलोसिटी बाय द रेडियस। सो इन दैट केस v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। तो अगर मैं पुट करूं सो इट विल बिकम mr स्क्वायर ओमेगा, ये बाद में काम आता है। ओके ये दो फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन हम लोग रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, जो हमें टॉर्क वाला एक्सप्रेशन बताएगा। आज हमें टाइम देखना है, ओ माय गॉड इट्स ऑलरेडी लेट, तो हमें जाना पड़ेगा। आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। गुड बाय।